कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने फोन को चेक कर रहा होता है। उसे एक पोस्ट दिखती है जिसमें किसी ने उसकी क्लिनिक के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया है। उसमें लिखा है कि उसकी क्लिनिक में कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट्स भरे हुए हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद ज्यादातर लोग कमेंट में लिखते हैं कि वे ऐसी कंटेमिनेटेड मेडिकल क्लिनिक में कभी नहीं जाएंगे। इस बीच हमारा हीरो, जो यह पोस्ट और कमेंट्स पढ़ रहा है, गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है कि उसका क्लिनिक बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया है। कोविड-19 का प्रकोप ठीक उसी समय हुआ जब उसने अपनी क्लिनिक खोली थी। 3 साल के मेडिकल फील्ड के अनुभव के बावजूद वह समझ नहीं पा रहा कि फेट ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। उसे इस बात का भी दुख है कि उसकी क्लिनिक में आने वाले लोग संक्रमित हो रहे हैं और इस वजह से नेगेटिव कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही हो, मानो आसमान उसके पैरों के नीचे आ गया हो। कुछ ही पल में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब वह होश में आता है तो उसकी यात्रा एक साधारण कोरियन डॉक्टर से एक डिवाइन फिजिशियन बनने की तरफ शुरू होती है। अब उसके सिस्टम में अजीब तरह का बदलाव हो रहा है। ये उसे पावर अप करने, स्किल्स अनलॉक करने और क्रिएचर्स सुममॉन करने की शक्ति दे रहा है, लेकिन इसके लिए उसे अपने एचपी हेल्थ पॉइंट्स को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि उसे अपने इंटरनल ऑर्गन्स का इलाज करना पड़ेगा। इस समय उसका एचपी 0 है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे याद आता है कि वह हान रिवर में गिर गया था। वह सामने एक परछाई को देखता है और सोचता है कि यह कोई है जिसने उसे बचाया है। हालांकि उस पर हजारों का कर्ज है, फिर भी वह जीवित होने के एहसास से राहत महसूस करता है। फिर वह अपने चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वह किसी हॉस्पिटल में नहीं है। यह जगह किसी मेडिवल एरा के शूटिंग सेट की तरह लग रही है। अचानक एक बहुत भावुक व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हमारा हीरो उससे उसकी पहचान पूछता है तो वह व्यक्ति और भी भावुक हो जाता है। वह हमेशा बीमार रहता है और नॉवल में केवल थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। हीरो डरते हुए उससे उसकी उम्र पूछता है। वह जवाब देता है कि उसकी उम्र 21 साल है। ये सुनकर हीरो के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि नॉवल में इस किरदार की 22 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। अब वह सोचता है कि एक तरफ तो वह कर्ज से छुटकारा पाकर क्राउन प्रिंस बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। वह उपन्यास के बारे में सोचता है जहां राजकुमार को दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज और क्लेरिक्स ब्लेसिंग्स मिलने के बाद भी उसकी मौत हो जाती है। मिरर में खुद को देखते हुए वह समझता है कि यह सब उसे एक ही समाधान की तरफ इशारा कर रहा है। इस विचार के साथ वह गार्डन को कहता है कि जितनी भी नीडल्स हो सकें ले आए, चाहे वे किसी भी आकार की हों। अब वह खुद का इलाज करने का फैसला करता है। गहरी सांस लेते हुए वह अपने बिस्तर पर ध्यान करने लगता है। वह अपनी पल्स को चेक करता है और अपनी बीमारी की जड़ समझने की कोशिश करता है। वह अपने 10 अजीब पल्सेस पर ध्यान केंद्रित करता है जहां बीमारी छिपी हो सकती है। गार्डन सुइयां लेकर आता है और उसे उसके सामने रखता है। हीरो उन्हें ध्यान से देखता है और एक सुई उठाता है। गार्डन यह देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वह क्या करने जा रहा है। हीरो घमंड से जवाब देता है कि वह अपने शरीर में सुई चुभाने वाला है। गार्डन घबरा जाता है और सोचता है कि उसका मास्टर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। हीरो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह यह अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहा है। गार्डन अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद हीरो अपनी शर्ट उतारता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वह जानता है कि सबसे पहले उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण ब्रीदिंग ऑर्गन का इलाज करना होगा। इसके लिए उसे अपने कंधे के पास उस जगह को चुभाना होगा जिसे लंग मेरिडियन ऑफ द हैंड कहा जाता है। वह सावधानी से उस जगह सुई चुभाता है और हल्का दर्द महसूस करता है। अब वह क्रम से एक्यूप पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहले फेफड़े, फिर क्लाउड गेट और अंत में अपर अर्म असेंबली। पहला सेट पूरा करने के बाद वह अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि उसे एक्यूरेट एक्यूपंक्चर की स्किल मिल गई है। यह तकनीक अपने शरीर पर लगाकर वह अपने फेफड़ों को थोड़ा ठीक कर पाता है। इसके बाद एक हास्यास्पद दृश्य सामने आता है। उसके फेफड़े खुशी में नाचते हुए उसे 2 थम्स अप देते हैं। इससे उसे 100 एचपी का फायदा होता है, जो 100 शक्ति के बराबर है। हमारा आदमी है, वह स्क्रीन देखकर काफी चौंका हुआ है और इस नई जानकारी को पढ़ते हुए हमारा लड़का बहुत उत्सुक है कि सामने जो स्टेटस विंडो है उसे देखें। अपनी स्थिति देखकर गार्डन सोचता है कि वह पागल हो गया है, तो वह फिर से रोने लगता है। एक चिड़ी हुई चेहरे के साथ हमारा प्रिंस उसे आदेश देता है कि वह ओवर रिएक्ट न करे। अपने इमोशनल डॉक्टर को अनदेखा करते हुए वह कंधे के ब्लेड के पास एक और एक्यू पॉइंट को टारगेट करने का फैसला करता है। यह एक्यू पॉइंट यंगमैन एक्यू पॉइंट कहलाता है, जिसे वह पूरी तरह से करता है, जिससे उसकी चेस्ट में आराम महसूस होता है। फिर वह अपनी आर्म्स में कई एक्यू पॉइंट्स को टारगेट करता है जो पहले से अधिक दर्दनाक होते हैं, लेकिन वह पेन सहन करता है। उसे ऐसा देखकर गार्डन अपने बॉडी और माइंड की हेल्थ के लिए गॉड से प्रार्थना करने लगता है। इस बीच हमारा लड़का अगला स्टेप उठाता है और युंजी एक्यू पॉइंट को भी छेड़ता है। इसके साथ वह विभिन्न एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करता है और उसके लंग्स ऐसे महसूस होते हैं जैसे वह मैसाज चेयर में मैसाज करवा रहे हों। वह अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बेकार विचारों से चिढ़ा हुआ है और वह चाहता है कि स्क्रीन उसे कुछ एचपी पॉइंट्स दे। फिर वह अपनी पल्म पर स्थित
चेजी एक्यू पॉइंट पर फोकस करता है। यह आखिरी नेल साबित होता है, जिसके बाद वह लेफ्ट लंग मेरिडियन के लिए एक्यू पॉइंट ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली करता है। अब उसके लंग्स ह्यूमन फॉर्म में आकर उसके सिर में टैप डांस करते हैं, जो उसके लिए काफी परेशान करने वाला होता है। वह पेशेंस से इसका एंड होने का इंतजार करता है, लेकिन यह उसके इच्छानुसार थोड़ा अधिक टाइम तक चलता है। उसके लंग्स के लगातार टैप डांसिंग के कारण आंतों से संबंधित ऑर्गन भी जाग जाते हैं। अब वह ऑर्गन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक ह्यूमन के रूप में आता है और लंग्स के साथ पार्टी करने लगता है। जैसे जैसे उनका टैप डांस जारी रहता है, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन भी डांस की रिदम में तालमेल करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसे 100 HP मिलते हैं और दोनों लंग्स उसे 200 HP प्रत्येक देते हैं। इसका मतलब है कि अब उसके पास 600 HP हो गए हैं। इस HP वृद्धि के साथ वह अब अपनी स्किल एक्टिवेट करने में सक्षम है। उसकी स्क्रीन पूछती है कि क्या वह कुछ स्किल्स के लिए शॉपिंग करना चाहेगा, यह याद करते हुए कि फैंटेसी नॉवेल्स में प्रोटोगोनिस्ट को एक वॉरियर या मेज संबंधित स्किल दी जाती है। वह इसे चेक करने का निर्णय लेता है। उसकी उम्मीदों के विपरीत जो स्किल्स उसे दिखाई जाती हैं, वे सभी मेडिसिन और ट्रीटमेंट से संबंधित होती हैं। वह अपने पिछले लाइफ में किए गए कार्यों के बारे में सोचता है। लिस्ट देखने के लिए वह पल्स रीडिंग को चुनने का निर्णय लेता है, जो बीमारी का डायग्नोसिस करने में मदद करता है, जो सभी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन का फाउंडेशन है अगर सही तरीके से किया जाए। 500 HP में वह इस स्किल को पहले स्टेज में खरीदता है। इस स्किल को प्राप्त करके वह अपने पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन का रफली डायग्नोसिस करने में सक्षम हो जाता है। बाद में उसे एक बेसिक ओवरऑल हेल्थ चेक रिपोर्ट मिलती है और वह अपना पल्स फिर से चेक करता है। वह अपनी रिपोर्ट चेक करता है और फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी बॉडी की कंडीशन सबसे खराब है और उसके पास कम से कम 3 महीने का टाइम है। वह सोचता है कि यह उससे भी कम है। वह फिर से अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करता है और सोचता है कि क्या एक नीडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर उसे रीइंफोर्सिंग और रिड्यूसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए डाला जा सकता है। वह इस प्रोसेस के दौरान सांस छोड़ सकता है, जबकि नीडल्स को रेस्पिरेटरी सप्लीमेंटेशन और एक ड्रेनिंग मेथड के साथ निकाला जा सकता है। तो वह इसे करता है और यह देखकर हैरान होता है कि उसकी लाइफ बढ़ गई है। एक दिन एक्साइटेड होकर वह इसे दूसरी हैंड पर भी करता है, लेकिन इस बार उसे ब्लीडिंग होने लगता है। पिछली बार के विपरीत उसकी सिस्टम वार्निंग देती है कि उसने एक्यूपंक्चर में अधिक कर लिया है और सजेशन देती है कि उसे इसे 3 दिन में एक बार करना चाहिए। अब उसके ऑर्गन्स फ्लोर पर पड़े हुए दिखते हैं। वह कंक्लूजन निकालता है कि पेशेंट्स को लगातार एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सहने के लिए स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसका बॉडी इतनी वीकनेस से इस ट्रीटमेंट को सहन नहीं कर सकता। फिर वह अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करता है और कंक्लूजन पर पहुंचता है कि ऑल्दो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट काम कर रहा है, अपने बॉडी की कमजोर स्थिति के कारण वह केवल 1 मंथ तक अपनी लाइफ बढ़ा सकता है और फिर इवेंचुअली मर जाएगा। कुछ टाइम सोचने के बाद वह डिसीजन लेता है कि उसे अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है। इसके लिए वह गार्डन से हेल्प मांगता है, जो इस वर्ल्ड में एक डॉक्टर है। वह एक अधिक पोटेंट इंग्रेडिएंट के लिए पूछता है, जिससे गार्डन थोड़ी हेजिटेशन दिखाता है। वह पूछता है कि क्या उनके पास वुल्फ्सबेन रूट है, लेकिन गार्डन समझाता है कि चूंकि वे उसके पैलेस में हैं, उन्हें ये आइटम्स मेन पैलेस से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वह कहता है कि वह इसे कर देगा, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि वह इसके साथ क्या करेगा। हमारा लड़का बिना किसी हेसिटेशन कहता है कि वह इसे खा जाएगा। यह सुनकर गरीब डॉक्टर उससे ऐसा न करने की विनती करता है। वह डॉक्टर को समझाता है कि वह केवल इसका इस्तेमाल अपनी ट्रीटमेंट के लिए कर रहा है। हालांकि गार्डन फिर भी रिलक्टेंट रहता है। हमारा लड़का सिचुएशन को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि क्या गार्डन पहले से जानता है कि वुल्फ्सबेन रूट एक पॉइजनस सब्सटेंस है, जिसे गार्डन कंफर्म करता है क्योंकि इसे पॉइजन में यूज किया जाता है। वह यह भी बताता है कि उसे डॉटर रूट की आवश्यकता है, जो नॉर्मल से काफी स्मॉलर होता है। गार्डन यह कहते हुए जवाब देता है कि इससे उसका हार्ट स्टॉप हो सकता है। इस स्टेटमेंट के जवाब में हमारा लड़का यह मानता है कि यह सच है, लेकिन वह जोर देता है कि उसे यह मेथड पता है जिससे वह इस टॉनिक को मेडिसिन में बदल सकता है। यह गार्डन के लिए काफी बिजार लगता है। हमारा लड़का आगे कहता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जो उसे इस पॉइजन को मेडिसिन में बदलने में मदद करेगा। वह पूछता है कि क्या अब गार्डन समझता है। गार्डन ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह इसे ट्राई करने का डिसीजन करता है क्योंकि यह शायद उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर सकता है। जब वह रूट प्राप्त करने के लिए फार्मेसी जाता है तो वह यह सोचता है कि अब कुछ भी उसके मास्टर्स हेल्थ कंडीशन के डिटीरियरेशन को रोक नहीं सकता। वह इस नए ट्रीटमेंट में अपनी उम्मीदें लगाना चाहता है। हालांकि वह इसे पहले खुद खाकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह उसके मास्टर के लिए सेफ है। रूट प्राप्त करने के बाद हमारा लड़का इसका एक टॉनिक बना लेता है, लेकिन गार्डन इसे देखकर काफी अनिश्चित लगता है और कहता है कि यह एक जहरीली सामग्री से बना है। फिर वह उसे इसे पीने से मना करने की भीख मांगने लगता है। गार्डन के इस पिटीफुल बिहेवियर को देखकर हमारा लड़का उसे थोड़ा डराने का फैसला करता है, इसलिए वह गार्डन को पहले इसे ट्राई करने का ऑफर देता है। यह स्टेटमेंट गार्डन के चेहरे को ब्राइटन करता
पड़ता है क्योंकि वह भी इसे खुद टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वह खुशी खुशी इसे टेस्ट करने के लिए अग्री कर लेता है। ये देखकर कि वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, हमारा लड़का समझ जाता है कि नॉवल में गार्डन वह व्यक्ति है जो क्राउन प्रिंस के प्रति अत्यधिक लॉयल है। शुरुआत में वह उसका डॉक्टर भी नहीं था और एक असिस्टेंट के रूप में शुरू हुआ था। समय के साथ हर डॉक्टर जो उसे क्योर करने का दावा करता था चला जाता है, लेकिन वह अनवेवरिंग रहता है। हालांकि वह अपनी डिवोशन की हाई प्राइस चुकाता है क्योंकि नॉवल में उसे क्राउन प्रिंस की मृत्यु के बाद उसकी मौत का कारण बनने का आरोप लगाकर उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसे देखकर हमारा लड़का सोचता है कि वह एक अच्छा लाइफ जीने का हकदार है, लेकिन उसे अपना टॉनिक उसके साथ शेयर करना एक और बात है जिसे वह करने के लिए मन नहीं करता। कुछ समय बाद वह आखिरकार एफिड्रा एकोनाइट असारम डिकॉक्शन टॉनिक तैयार कर लेता है। गार्डन इसे पीने के लिए रेडी होता है, लेकिन हमारा लड़का उसे रोकता है और कहता है कि इसे कोल्ड होने पर ही पीना चाहिए। इस समय गार्डन अचानक यह सवाल उठाता है कि हमारा लड़का क्राउन प्रिंस दवाइयों के इस रेसिपी के बारे में कैसे जानता है। हमारा लड़का एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि उसने एक ड्रीम देखा था जिसमें एक मेज ने उसे यह रेसिपी बताया था। इसके बावजूद वह कहता है कि वह हमारे प्रिंस पर विश्वास करता है, लेकिन गार्डन का चेहरा कुछ और ही बताता है। वह टाइम को देखता है और जल्दी से सारी दवाई गटक लेता है, जिससे डॉक्टर पूरी तरह से पेट्रिफाइड रह जाता है। वह अपने डॉक्टर को इनोसेंट आंखों से देखता है और दावा करता है कि उसने सब कुछ खा लिया है। अचानक उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि कुछ होने वाला है। उस क्षण में उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि एफेड्रा एकोनाइट असारम डिकॉक्शन का सेवन करने से उसके शरीर में कोल्डनेस और सोरनेस में कमी आती है, साथ ही उसके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसने आजरन कोर एनर्जी भी जगा ली है। यह शब्द उसकी अटेंशन खींचता है। आजरन कोर एनर्जी एक टेक्निक है जो ग्रैंड मास्टर जावियर आजरान और उनके नोबल सहायक लॉयड द्वारा विकसित की गई थी। यह टेक्निक इंपीरियल फैमिली का सिंबल है जिसे केवल इंपीरियल लाइन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही सौंपा जाता है। चूंकि वह क्राउन प्रिंस के शरीर में है, उसे यह टेक्निक बचपन से सिखाई गई होगी। अब उसने इस टेक्निक का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है जो उसके मना सर्कल को उसके हार्ट के आसपास घुमाने की अनुमति देता है, जिससे वह मना को बढ़ा और अब्सॉर्ब कर सकता है। अब उसका मना 120% है, जबकि उसे अगले लेवल तक पहुंचने के लिए 1000 HP की आवश्यकता है। इसलिए वह अपने दिल के चारों ओर माना सर्कल को महसूस करता है और हर ब्रेथ के साथ अपने शरीर में माना का सर्कुलेशन महसूस करता है। उसे इस अमेजिंग फीलिंग का अनुभव करने में बहुत खुशी हो रही है। अचानक उसे अपने हार्ट में तेज दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे वह उसके चेस्ट से फट जाएगा। उसे दिल में दर्द पकड़ते हुए देखकर गार्डन बहुत चिंतित हो जाता है। दूसरी ओर उसे एक वार्निंग मिलती है कि किसी भी समय उसका दिल रुक सकता है क्योंकि माना सर्कल का प्रेशर उस पर असर डाल रहा है। जब उसे यह एहसास होता है कि उसका माना सर्कल और हार्ट का विकास असंतुलित है, तो वह अनुमान लगाता है कि माना सर्कल का आकार ही समस्या की जड़ हो सकती है, क्योंकि यह उसके दिल को घेर रहा है। उसे राकल की स्थिति याद आती है जिसकी इलनेस ने उसे बचपन से अपना माना सर्कल ट्रेंड करने से रोका था। इसके परिणाम स्वरूप उसका माना सर्कल उसके दिल के आसपास संकुचित हो रहा है, जो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज उत्पन्न कर सकता है। तो वह एक और उपाय अपनाने का निर्णय लेता है क्योंकि उसे अपने माना सर्कल का साइज बढ़ाना है। ये सोचते हुए वह अपने दिल के क्षेत्र में जाता है और उस दिल और माना सर्कल के सामने खड़ा हो जाता है जो इसे दबा रहा है। वह अपने दिल की ओर दौड़ता है और सर्कल को अपने हाथों में ले लेता है, जबकि वह इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ाने का निर्णय लेता है। इसे करने का दर्द और प्रेशर उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की फेलियर्स याद आती हैं। उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी। उसने न केवल अपने पेशेंट्स को खो दिया था, बल्कि तनाव के कारण उसके बाल भी झड़ने लगे थे। हर प्रकार का लोन इस तरह जमा हो गया था कि वह अपनी ब्यूटीफुल हाउस को बेचने के कगार पर था। यह सोचते हुए वह आखिरकार इसे करता है। इसके साथ ही वह अपनी आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर को देखता है जो उसकी चिंता करता हुआ दिखाई देता है। उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने पॉजिटिव स्टिम्युलेशन के कारण अपने दिल को अवेकन किया है। इसके बाद ऑर्गन्स के किंग के रूप में हमारे लड़के का दिल बहुत ही फ्लैशी तरीके से प्रवेश करता है और इसे लार्ज इंटेस्टाइन स्वागत करता है, जबकि लंग्स उसे शैबी समझते हैं। उन्हें देखकर हमारा लड़का अनॉयड हो जाता है, लेकिन उसकी इरिटेशन तब समाप्त हो जाती है जब उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह इतिहास में अकेला व्यक्ति है जिसने माना सर्कल स्लॉट नामक किसी चीज को प्राप्त किया है। वह इस फीचर को नहीं समझता, लेकिन उसे लगता है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे किसी गेम में खाली स्लॉट। इस बीच गार्डन अब भी उसके बारे में चिंतित है और उसकी वेल बीइंग के बारे में पूछता है, क्योंकि वह ऐसा लगता है जैसे वह अत्यधिक पेन से पीड़ित हो रहा हो। वह यह सवाल उठाता है कि क्या यह मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। हमारा लड़का एक एक्सक्यूज बनाता है कि वह बस कफ में फंस गया था, लेकिन गार्डन इसे नहीं मानता। वह जोर देकर कहता है कि हमारा लड़का सीवियर पेन में था और शिकायत करता है कि उसे इसे पहले पीना चाहिए था। इस पर हमारा लड़का यह कहकर पलटवार करता है कि अगली बार उसे पॉइजन दिया जाएगा
यदि गार्डन इतना ईगर है। इससे डॉक्टर की ओर से प्रोटेस्ट होता है, जो इसका मतलब ऐसा नहीं था। वह बिना किसी हेजिटेशन के ऑर्डर देता है कि अगर उसके डॉक्टर को यह नहीं चाहिए तो वह फ्लोर पर गंदगी क्लीन कर दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वह अपने डॉक्टर की ओर मुड़ता है और उसे थैंक्स देता है, जिससे डॉक्टर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा हीरो उस पॉइजन को खाकर पागल हो सकता है। इस बीच अपने रास्ते पर हमारा लड़का माना स्लॉट्स जैसी अमेजिंग चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड है। ये स्लॉट्स मूल रूप से एक जगह होते हैं जहां वह माना के साथ मिश्रित किसी भी मटेरियल को 10 लाख तक स्टोर कर सकता है। उसे इसे स्टोर करने के लिए उस मटेरियल को पहले कंज्यूम करना होगा। मेडिटेशन के बाद वह इस टेक्निक का प्रयोग करने का सोचता है, लेकिन शुरुआत में यह समझ नहीं पाता कि क्या स्टोर करें। फिर उसे पानी का जग दिखाई देता है और वह इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लेता है। पानी को देखकर उसे एक शब्द याद आता है, मीडियन लेथल डोज, जो किसी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि मीडियन लेथल डोज का 50% सेवन किया जाए तो यह किसी को मार सकता है या अत्यधिक पैन का कारण बन सकता है। वह इसका एनालिसिस करता है और यह कंक्लूजन निकालता है कि उसके साइज के हिसाब से 60 किलो पानी में मीडियन लीथल डोज का 5.4 लीटर हो सकता है। यह लगभग 3.9 लीटर का वजन होना चाहिए। इसलिए वह जग को उठाकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी इतना वीक है कि वह उसे उठाने में असमर्थ है। फिर भी वह इसे पीता है, सोचते हुए कि उसने इसे माना स्लॉट्स में स्टोर करने का एक पर्पस रखा है। वह हैरान होता है कि 1 लीटर पानी पीने के बाद भी उसे पेट नहीं भरता, इसलिए वह 10 लीटर की स्लॉट भरने का डिसीजन लेता है। 10 लीटर पानी भरने के बाद वह 1.1 लीटर डिस्चार्ज करता है और बाद में उसे फुल महसूस होता है। वह कंक्लूड करता है कि अब वह उस कैमल का ह्यूमन वर्जन बन गया है जो पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब जब उसने पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है, वह इस स्लॉट को टॉनिक सूप के साथ ट्राई करना चाहता है। हालांकि उसके पास 9.9 लीटर पानी है और उसका शरीर इसे एक साथ बाहर निकालने की कैपेसिटी नहीं रखता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह अजरान कोर टेक्निक का यूज करने का डिसीजन लेता है, जो माना को एब्जॉर्ब, एम्पलीफाई और डिस्चार्ज करने में मदद करता है। इस टेक्निक का यूज करके वह पानी को अपने बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना चाहता है। वह पूरी तरह से पानी को अपने बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करने पर फोकस करता है और आश्चर्यजनक रूप से यह काम करने लगता है। अगला स्टेप पानी को फिर से जग में डालने का था, लेकिन जब वह प्रयास करता है तो वह टेक्निक को बनाए नहीं रख पाता और जग टूट जाता है। जैसे ही गार्ड्स को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है, वे उसके रूम में घुस आते हैं। इस बीच वह अजरान कोर टेक्निक के साथ अपने एक्सपेरिमेंट पर सोचता है। जैसा कि उसने सोचा था कि यह टैप वाटर की तरह बाहर निकलेगा, लेकिन यह अचानक एक वाटर कैनन की तरह बाहर निकलता है। गार्डन और बाकी गार्ड्स आते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। वह घबराकर एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि उसने गुस्से में आकर जग तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि गार्ड्स उसकी एक्सक्यूज को मान लेते हैं और एक गार्ड यह भी पूछता है कि क्या वह घायल हुआ है। वह घबराकर जवाब देता है कि उसे बस पैर में एक स्क्रैच है। गार्ड गार्डन से कहता है कि उसे रूम 2 में ले जाए और वह सहमति देता है। घाव का इलाज करने के बाद गार्डन उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। वह सोचता है कि चाहे उसका एक्सक्यूज कितना भी खराब क्यों न था, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वह कंक्लूड करता है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वह क्राउन प्रिंस है। गार्डन उसे बिस्तर पर रखता है और खुद को बाहर करने का एक्सक्यूज करता है। वह गार्डन से कहता है कि वह भी रेस्ट करे। जब गार्डन बाहर जाता है, वह फिर से उस समय के बारे में सोचता है जब वह अजरान टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। वह माना को एम्पलीफाई कर रहा था और उसे हाथ से बाहर डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट एक वाटर कैनन जैसा हुआ। अभी के लिए वह सोने का डिसीजन लेता है और अगली बार केयरफुली कदम रखने का सोचता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसे सस्पिशियस तरीके से देखे। इस बीच एम्परर को यह जानकारी मिलती है कि वह नीडल्स से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और उन्मादी तरीके से पॉइजन पी रहा है, जो उसे बहुत गुस्सा दिलाता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। अगले दिन वह सक्सेसफुली 10 लीटर मेडिसिन तैयार करता है, जिसे वह पूरी तरह से पीने का इंटेंशन रखता है, लेकिन गार्डन उसके पास खड़ा होता है और वह उसे सामने नहीं पीना चाहता क्योंकि वह जानता है कि गार्डन उसे देखकर फेंट हो जाएगा। तो वह गार्डन से कहता है कि वह थोड़ी देर बाहर इंतजार करे। गार्डन गंभीर स्वर में कहता है कि वह बस इसे पिएगा, यह बताते हुए कि पिछली बार इसे पीने में कितना पेन हुआ था। वह गार्डन को याद दिलाता है कि उसने जो एक्सक्यूज बनाया था। वह कहता है कि वह फिल्म में फंस गया था। गार्डन इस बार बहुत अधिक टॉनिक बनाने पर उसकी चिंता व्यक्त करता है। हमारा हीरो एक एक्सक्यूज बनाता है, कहता है कि वह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हालांकि उसका इंटेंशन केवल छोटी मात्रा में इसे पीने का होता है क्योंकि वह इसे पूरा नहीं पी सकता। इस पर गार्डन हंसी में कहता है कि सच में वह इसे नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हीरो उसकी अननेसेसरी कंसर्न से परेशान हो जाता है और उसे किचन से बाहर फेंक देता है। फिर वह डोर बंद कर देता है और एक ही बार में 10 लीटर टॉनिक गट पी जाता है, जिसे वह अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। अब उसे केवल इसे डिस्चार्ज करने की आवश्यकता है। वह धीरे धीरे टॉनिक
टॉनिक को डिस्चार्ज करना शुरू करता है और साथ ही अपनी डेली लाइफ बिताता है। उसके ऑर्गन्स में सुधार होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वह मेडिसिन को अपने बॉडी में डिस्चार्ज करता है, जिससे उसे कुछ HP पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास 500 HP है। वह काफी तनावग्रस्त है लेकिन लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए उत्साहित है। इस उद्देश्य के लिए वह दवा लेता है, को बार बार अपने अंदर डिस्चार्ज करता है। इस बीच ऑर्गन डिमेंशन में हार्ट बड़े आंत से उस दिन के मेन्यू के बारे में पूछता है। वह आंसर देता है कि उनके पास एड्रा एकोनाइट असरुम है। न केवल यह बल्कि उनके पास अगले दिन के लिए भी यही मेन्यू है। इसके बाद उसका सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसके ऑर्गन्स एड्रा एकोनाइट असरुम को बार बार खाकर थक चुके हैं। वह चिढ़ते हुए जवाब देता है कि जो भी वह दे वही खाएंगे। अपना भोजन करते हुए उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने अपने लाइफ स्पैन को 50 दिन बढ़ा लिया है। अब उसके पास 133 दिन और बचे हैं। वह खुशी से खड़ा होता है, जिससे एक मेड घबरा जाती है। वह तेजी से माफी मांगने लगती है। वह उलझन में है, ये सोचते हुए कि वह क्यों माफी मांग रही है जबकि उसने बस एक कप तोड़ा था। उसे इसका जवाब तब मिलता है जब वह विनती करती है कि उसे पिछली बार की तरह पिटाई ना की जाए। इस पर वह टेंस हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि यह क्राउन प्रिंस उस लड़की को पीटता था। वह पूछता है कि क्या उसने वास्तव में ऐसा किया, या उम्मीद करते हुए कि वह कहेगी नहीं। वह नकारात्मक जवाब देती है जिससे उसे राहत मिलती है, लेकिन वह यह जोड़ देती है कि उसने खुद ऐसा नहीं किया। वह पूछता है कि उसने ऐसा सजा पाने के लिए क्या किया। वह जवाब देती है कि उसने उसकी आस्तीन पर एक बूंद पानी गिरा दी थी। इससे वह सोचता है कि यह क्राउन प्रिंस वाकई एक क्रूर इंसान होगा। वह इस स्थिति को पसंद नहीं करता और बिस्तर पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि वह सब कुछ साफ करके चली जाए। ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठता है। जब वह चली जाती है, वह गार्डन से पूछता है कि उसके साथ और बाकी सर्वेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि उसे खुद के बारे में ज्यादा याद नहीं है। गार्डन चीजों को मीठा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह उसके सामने सारा पॉइजन पी जाएगा। इसके बाद गार्डन उसे बताता है कि उसने सर्वेंट्स के साथ कितनी क्रूल और बुरी तरह से बिहेवियर किया। वह इसे सुनकर काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब उसे यह समझ में आता है कि क्यों गार्ड्स ने उसकी रिडिकुलस एक्सक्यूज को स्वीकार किया। इस पर एक और सवाल उठता है कि आखिर गार्डन जैसा व्यक्ति उससे इतना लॉयल क्यों है। वह गार्डन से इस बारे में पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे डरता नहीं है। तब गार्डन नर्म आवाज में जवाब देता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह सच में जानता है कि वह किस तरह का इंसान हो सकता है और इस रिगार्ड में उस पर ट्रस्ट करता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रील बच्चा था तब उसने उसे एक छोटे से चिक को बचाते हुए देखा था। बारिश हो रही थी और वह भी भीग रहा था। इसे याद करते हुए वह यह जोड़ता है कि उसे उम्मीद है कि राकेल अपनी हेल्थ इंप्रूव होने के बाद अपनी काइंडर सेल्फ को वापस पा लेगा। राकेल के बारे में सोचते हुए और उसे धन्यवाद देते हुए गार्डन को लगता है कि यह पहले ही हो रहा है। वह गार्डन को एक पेस्ट्री देता है जिसे वह कुछ संकोच के साथ एक्सेप्ट करता है। इस मोमेंट में वह संकल्प करता है कि वह कभी भी गार्डन को अपनी डेथ का दोषी नहीं बनने देगा। इसके लिए उसे सरवाइव करना होगा। तभी कोई अंदर आता है और दरवाजा जोर से खोलकर उसे बुलाता है। वह सर्वेंट जल्दी से बताता है कि एम्परर ने उसे समन किया है। दृश्य मेन रॉयल पैलेस में बदल जाता है जहां राकेल अपने फादर के कोर्ट में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही वह अपने फादर को ग्रीट करता है, एम्परर तुरंत उसकी अवेकेंड अजरान टेक्निक को नोटिस करता है। वह हमारे लड़के की नर्वसनेस को भी महसूस करता है। इस बीच हमारा लड़का बहुत टायर्ड है और झुकने से पहले खड़ा होने का वेट कर रहा है। एम्परर उससे उसकी साइड पैलेस में लाइफ के बारे में पूछते हैं और क्या वह सेटिस्फाइड है, जिस पर वह अफर्मेटिव रूप से आंसर देता है। इस बीच उसे इस बात का गुस्सा है कि उसे बात करते वक्त बाउड रहना पड़ रहा है। फिर एम्परर उससे पूछता है कि उसने उसके बारे में क्या सुना है, खासकर कि वह घर पर नीडल से खुद को चीर रहा है और पॉइजन कंज्यूम कर रहा है। वह इसे डिनाई करने की कोशिश करता है। एम्परर बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वह क्राउन प्रिंस के रूप में अपनी डिग्निटी खो रहा है और अगर उसे सक्सेसर बनने का बर्डन नहीं सहन हो पा रहा है तो वह इसे अपने सेकंड ब्रदर को दे सकता है। हमारा लड़का, जो इसकी उम्मीद नहीं करता है, पोलाइटली इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। एम्परर उसकी रिफ्यूजल से बहुत एंग्री हो जाता है। हालांकि हमारा लड़का कुछ समय के लिए रुकता है, यह रियलाइज करते हुए कि एम्परर को उसके सक्सेसर के रूप में उसे हटा देने का पूरा राइट है, लेकिन वह अभी इसे करने का डिसीजन नहीं करता। वह समझता है कि एम्परर का यह रिक्वेस्ट एक पॉलिटिकल मूव है ताकि वह दुनिया को यह दिखा सके कि उसके बेटे ने यह किया है, ताकि वह अपने यंगर ब्रदर को एक्नॉलेज कर सके। वह बिना फाइट के हार मानने का इंटेंशन नहीं करता, चाहे वह कितना भी वीक क्यों ना हो। एम्परर फ्यूरियस होकर अपने थ्रोन से उठता है और उसे इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि वह क्राउन प्रिंस का टाइटल रखना चाहता है, जिससे इंपीरियल फैमिली को शेम हो रही है। हमारा लड़का इसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे टाइटल की कोई परवाह नहीं है। वह नॉवल पढ़ चुका है और जानता है कि सेकंड प्रिंस आने वाले चाओ की एज को संभालने में केपेबल नहीं है, जो इंपीरियल फैमिली और एम्पायर के डाउनफॉल का कारण बनेगा। वह एम्परर की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे टाइटल की परवाह नहीं है, बल्कि अपने फैमिली की प्रॉस्पेरिटी की परवाह है। वह यह प्रपोज करता है कि उसे यह प्रूव
प्रूव करने का मौका दिया जाए कि वह सेकंड प्रिंस से बेटर है। दृश्य साइड पैलेस में बदलता है जहां गार्डन एम्परर के समनिंग का रीजन जानने के लिए उत्सुक है। राकेल सब कुछ एक्सप्लेन करता है और ये बड़ा खुलासा करता है कि वह सेकंड प्रिंस से एक स्वॉर्ड ड्यूल करेगा। ये सुनकर गार्डन अपना सामान पैक करता है ताकि जब उसका मास्टर उसे डिफीट करे वह चला जाएगा। इस बीच एम्परर राकेल के शब्दों पर विचार करता है और उसके इस नए साइड के बारे में क्यूरियस है। यही वजह है कि वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। अगले दिन एम्पायर में सभी लोग ब्रदर्स के बीच स्वॉर्ड ड्यूल देखने के लिए गैदर होते हैं। लड़कियां सेकंड प्रिंस थियोडोर के लिए एम करती हैं। स्टेज पर हमारा लड़का ड्यूल के लिए एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई देता है। जब थियोडोर उससे मिलता है तो वह उससे कहता है कि उसे यह करने की जरूरत नहीं है। वह चिंतित होकर कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसका भाई अपनी हेल्थ को रिस्क पर डाले क्योंकि वह अपने ब्रदर को थ्रोन को लेजिटिमेसी देने के लिए नहीं चाहता। वह जोड़ता है कि उसे नहीं लगता कि उसके भाई को इसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहिए। यहाँ हमारे लड़के ने लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार होते हुए घमंड से यह कहा कि पिता और पुत्र दोनों ही उसकी इंटेंशंस को गलत समझ रहे हैं क्योंकि उसे हारने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूल शुरू होने से पहले लोगों में यह चर्चा होती है कि क्राउन प्रिंस का सेकंड प्रिंस से चुनौती देना कितना अजीब है क्योंकि सेकंड प्रिंस के पास अजरान कोर है और एक सर्कल में वह ज्यादा शक्तिशाली है। वे नहीं सोचते कि वह सेकंड प्रिंस का मुकाबला कर सकता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा लड़का जो एक्सरसाइज कर रहा है, गार्डन उसके पास खड़ा है और सोच रहा है कि यह ड्यूल बस एक मजाक है। हमारा लड़का जवाब देता है कि कोई भी उससे जीतने की उम्मीद नहीं करता, इसलिए यह उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उस पर कम दबाव पड़ता है। हालांकि गार्डन अनिश्चितता के साथ कहता है कि वह जीत सकता है। हमारा लड़का उसकी अभिव्यक्ति को देखता है और समझता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर वह उसे बताता है कि उसे बस अपने भाई के 3 हमलों को रोकना है ताकि वह मैच जीत सके। वर्तमान में गार्डन अपने मास्टर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मैच शुरू होता है और एम्परर नियमों की घोषणा करता है। अगर हमारा लड़का अपने भाई के हमलों को 5 मिनट तक सहन करता है या उसे हराता है तो वह विजेता होगा, अन्यथा सेकंड प्रिंस जीत जाएगा। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन थियोडोर जल्दी से यह मैच समाप्त करना चाहता है। जैसे ही मैच शुरू होता है सभी लोग चौंक जाते हैं जब क्राउन प्रिंस अपना स्वॉर्ड फेंक देता है। वे सोचते हैं कि क्या वह पहले ही हार मान चुका है। इसे देखते हुए थियोडोर पहले तो राहत महसूस करता है कि उसे अपने बीमार भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इससे उसे और उसके परिवार को अपमान होगा। तो वह सोचता है कि क्या उसे लड़ाई को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जब हमारा लड़का अपना शील्ड अपने सामने रखता है तो थियोडोर समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस का उद्देश्य उसके कमजोर हमलों को 5 मिनट तक सहन करना है, बजाय इसके कि वह उसे हमला करे। वह मुस्कुराता है और सोचता है कि वह जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करेगा। इस सोच के साथ वह अपने शरीर में माना इकट्ठा करता है और अपने भाई की ओर दौड़ता है। एम्परर अपने दूसरे बेटे के हमले का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका पहला बेटा इसे सहन नहीं कर पाएगा। सेकंड प्रिंस फिर से ऊपर से हमला करने की कोशिश करता है ताकि उसका भाई अपमानजनक रूप से जमीन पर न गिरे, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब हमारा लड़का उस हमले से बच जाता है। कोई टिप्पणी करता है कि सेकंड प्रिंस ने कमजोर तरीके से हमला किया ताकि उसका भाई उसे आसानी से डॉज कर सके। सेकंड प्रिंस फिर से पूरे बल से हमला करता है जिससे हमारा लड़का दूर फेंक दिया जाता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है। हमारा लड़का अपनी स्थिति में और भी कमजोर हो रहा है क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन वह फिर भी ड्यूल जीतने के लिए दृढ़ नायक है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में डॉज करने का अभ्यास किया है जब वह एक कॉप था। अब वह शील्ड के पीछे छिप जाता है जबकि सेकंड प्रिंस उसकी ओर दौड़ता है और माना को पहले से बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। हालांकि हमारा लड़का इस पर मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ हो सकता है। दूसरी ओर सेकंड प्रिंस भी जोश में है। वह अपने हमले को तैयार करता है और हवा में कूदकर हमारे लड़के पर हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का आसानी से उस हमले को सहन कर लेता है क्योंकि उसने पहले से अपने निचले शरीर को इसके लिए प्रशिक्षित किया था। न केवल उसने ब्लैकस्मिथ से अपनी शील्ड को कस्टमाइज कराया था, बल्कि उसने अपने माना स्लॉट्स में अपने छोटे भाई के लिए एक कंकॉक्शन भी स्टोर किया था। उसका सिस्टम पूछता है कि वह उस कंकॉक्शन को शरीर में कितनी मात्रा में छोड़ना चाहता है और वह जवाब देता है कि 0.2 लीटर बाद उसके भाई के शरीर में कंकॉक्शन भर जाता है और सेकंड प्रिंस का चेहरा शराब पीने के कारण लाल हो जाता है जिससे उसे हिकअप होने लगता है। थियोडोर हैरान है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। इस बीच राकेल सोचता है कि उसने जो नॉवल पढ़ा था उसके अनुसार थियोडोर शराब को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने कई प्रकार की शराब अपनी स्लॉट में डाली और अपने भाई के शरीर में रिलीज कर दी। थियोडोर अपने भाई को हराने के लिए खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और अपने पिता से रिकॉग्निशन पाने, नागरिकों के चीयर्स और क्राउन प्रिंस का टाइटल पाने का विचार करता है। उसके लिए यह सबसे अच्छा तरीका है अगर वह क्राउन प्रिंस बनता है। इस उद्देश्य के साथ वह अपने भाई की ओर दौड़ता है जो यह देखकर हैरान है कि उसने कॉकटेल के बम को सहन कर लिया। फिर वह छुट्टी देता है। उसने फिर से 0.1 लीटर कॉकटेल बम अपने भाई को
को दिया। सीन शिफ्ट होता है और दूसरा प्रिंस खुद को अपने भाई के ऑर्गन्स के रियल में पाता है, जहां उसे हार्ट द्वारा ड्रिंक सर्व किया जाता है। उसे बताया जाता है कि यह ड्रिंक उसे वही पर्सन दिया है जो सामने खड़ा है, उसका अपना ब्रदर, जो अपना ग्लास उठाता है। इसे देखकर थियोडोर पूरी तरह से शॉक्ड होता है और सोचता है कि वह शायद हेलुसिनेटिंग कर रहा है, यह देखकर कि उसका ब्रदर इतना ड्रंक है। ड्रंक और शॉक्ड होने के बाद क्राउन प्रिंस यह डिसीजन करता है कि वह अपने ब्रदर की मदद करेगा। वह अपने माना स्लॉट्स में स्टोर्ड लिक्विड को अपने ब्रदर पर डिस्चार्ज करने वाला है। इस मैना का यूज करके वह अपने ब्रदर पर फुल पावर से अटैक करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। वहां मौजूद सभी लोग इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स से पूरी तरह स्टन्ड हो जाते हैं। उनके सामने अपने सन्स के बीच हो रहे इस फाइट को देखकर एम्परर तुरंत पहचानता है कि राकेल ने अजरन कोर का यूज किया है, जिसे उसने पहले गलत समझा था। वह उसे यूज करते हुए अजरन कोर की एनर्जी को महसूस कर सकता है, भले ही वहां हंड्रेड्स ऑफ पीपल मौजूद हों। दूसरी ओर जब थियोडोर अपनी आईज खोलता है तो उसे अपना ब्रदर अपने फीट पर पड़ा हुआ मिलता है। उसका ब्रदर कहता है कि उसने अपनी इम्प्योर माना को प्यूरिफाई कर लिया है। थियोडोर तुरंत इसे अजरान कोर के रूप में पहचानता है और ये सोचता है कि उसके सिक ब्रदर के लिए इसे यूज करना कैसे पॉसिबल है। वह ब्रदर नॉनशलेंटली जवाब देता है कि उसने इसे थोड़ा लेट सीखा। अपने फॉलन सोर्ड को देखकर थियोडोर मटर्स करता है कि वह हार चुका है, जिससे उसका ब्रदर कमेंट करता है कि शायद थियोडोर अब भी बिलीव नहीं करेगा। फिर वह अपने ब्रदर के फॉरहेड पर ब्लड देखता है, जिस पर राकेल बताता है कि उसे यह इंजरी थियोडोर के अटैक से बचने के दौरान लगी थी। ये सुनकर थियोडोर अपनी मिस्टेक समझता है और महसूस करता है कि उसने फाइट में कितनी ओवर कॉन्फिडेंट थिंकिंग बनाई थी और अपने ब्रदर के एफर्ट्स को नजरअंदाज किया था। फिर राकेल उठता है और अपने ब्रदर की कंडीशन के बारे में पूछता है। थियोडोर उसे गलत समझता है और शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन राकेल क्लियर करता है कि वह उसके भाई की कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। इस पर थियोडोर अपने ब्रदर के सामने बॉव करता है, उसे क्राउन प्रिंस के रूप में उसकी स्किल को एक्नॉलेज करते हुए। उसी समय स्क्रीन राकेल के सामने अपीयर होती है और वह अपनी जीत की गलतफहमी में खुश हो जाता है। गार्डन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे कंग्रेचुलेशंस देता है। राकेल का सिस्टम फिर उसे इस बात के लिए कंग्रेचुलेट्स करता है कि उसने खुद के अलावा किसी और की मदद की और उसे एक नई स्किल रिक्वेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, जो उसे हर बार किसी को ठीक करने पर अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा बढ़ाने की अनुमति देती है। हालांकि वह नोटिस करता है कि यह केवल एक दिन के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है, जो उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड करता है क्योंकि यह एक स्लो प्रोसेस है। फिर भी वह इसे अधिक इफेक्टिव तरीका मानता है अपने लाइफ को बढ़ाने का, बजाय सिर्फ एक्यूपॉइंट टेक्निक्स या टॉनिक्स पर डिपेंड होने के। उसके थॉट्स को उसके फादर द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, जो उससे पूछते हैं कि क्या उसने फाइट में अजरन कोर का यूज किया था, जिसे राकेल एक्सेप्ट करता है। फिर एम्परर उससे पूछता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। राकेल ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वह अपने फादर से यह नहीं कह सकता कि उसे यह बॉडी को हील करने के लिए एक रिवॉर्ड स्किल के रूप में मिला। हालांकि उसका फादर उस पर विश्वास करता है और बताता है कि उसने इसे अपने बॉडी में जन्म के समय रजिस्टर किया था, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह इसका यूज नहीं कर सका। एम्परर यह भी कहता है कि राकेल ने अपनी बॉडी की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करते हुए इसे यूज करना सीख लिया है। राकेल इसे अपनी प्रेज मानते हुए धन्यवाद करता है, लेकिन एम्परर बीच में ही कहता है कि इस सब ने उसकी इनिशियल प्लान को रूइन कर दिया है। राकेल सोचता है कि उसके फादर के वर्ड्स का क्या मीनिंग है। एम्परर उसके सामने मुड़कर कहता है कि वह अपनी बीमारी के बावजूद उसे क्राउन प्रिंस के रूप में एक्सेप्ट करता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, और फिर उसे वार्निंग देता है कि वह उस पर नजर रखेगा, यह देखने के लिए कि वह एक्चुअली थ्रोन पर बैठने के लिए केपेबल है या नहीं। ये सुनकर राकेल एंग्री हो जाता है, लेकिन एम्परर भी उसके जवाब के बिना डिसअपॉइंटेड हो जाता है और शाउट करता है कि उसे कुछ रिस्पॉन्स दिखानी चाहिए। इसके बजाय क्राउन प्रिंस अपने फादर को एडवाइस करता है कि वह सोर्ड फाइटिंग कंटिन्यू रखे, क्योंकि उसके मसल्स स्टिफ हो रहे हैं। वह यह भी कहता है कि उसके फादर को और वेजिटेबल्स खानी चाहिए और टोबैको की आदत छोड़नी चाहिए। एम्परर उससे पूछता है कि वह कौन है जो उसे इस तरह से एडवाइस दे, लेकिन राकेल सिंसियरली जवाब देता है कि वह सिर्फ अपने फादर की चिंता के कारण यह कह रहा है। कुछ समय बाद एम्परर को अपनी कैरेज में देखा जाता है, जो अपने बेटे के बिहेवियर में आए बदलाव पर स्कॉफ करता है। उसे यह भी चिंता है कि राकेल अजरान कोर का यूज रेकलेसली कर सकता है, जो उसकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। एम्परर अपने बेटे के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस पर सोचता है। हालांकि वह बीमार है, लेकिन अब आज की इवेंट्स के बाद उसे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए एक होप दिखाई देती है। इस बीच रास्ते में राकेल अपने पुराने फादर के बारे में सोचता है, जो हार्ट अटैक से मर गए थे क्योंकि उन्होंने स्टडी की बजाय प्ले किया। जब उसे इस बुरी न्यूज का कॉल आया था तो वह रिग्रेट करता है, लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी है। वह एम्परर के बारे में सोचता है, जो अब भी एक चांस रखता है, और तय करता है कि वह अपने फादर की रक्षा करेगा, अपनी स्किल का यूज करके, जो उसके खुद के लाइफ को भी बढ़ाने में मदद करेगा। उस पल में गार्डन फिर से आता है। उसके चेहरे पर इमोशन है और पूछता है कि वह क्यों रो रहा है। प्लेस वह जगह जिसके बारे में वह केवल इसलिए जानता है क्योंकि उसने इसे एक नॉवल में पढ़ा था। गार्डन पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। वह अस्पष्ट रूप से जवाब देता है कि वह कुछ
ट्रीटमेंट फीस इकट्ठा करने के लिए यहाँ है, जिससे गार्डन हैरान हो जाता है। फिर वह गार्डन से पूछता है कि क्या वह किसी डमान को जानता है, जिस पर गार्डन ने नकारात्मक रूप में जवाब दिया। इसके बाद वह अपने लॉयल डॉक्टर को और अधिक समझाने के बजाय सीढ़ियों के अंत में एक डोर खोलता है। वहां वे एक बैटल अरीना पाते हैं, जहां दो फाइटर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और क्राउड उनका उत्साह बढ़ा रही है। गार्डन फिर से उस प्लेस के बारे में पूछता है और वह खुशी से जवाब देता है कि यह एक सीक्रेट लोकेशन है। फिर वह चारों ओर देखता है और एक टफ लुकिंग आदमी को रिंग में देखता है। गार्डन पूछता है कि क्या यही वह डामन है जिसके बारे में उसने पहले बात की थी, जिस पर वह नकारात्मक रूप से जवाब देता है। ठीक उसी समय दूसरी तरफ का डोर खुलता है और वह व्यक्ति दिखाई देता है जो नॉवेल में उसके द्वारा पढ़े गए दुनिया का मेन कैरेक्टर है। वह पर्सन डामन है। सभी लोग उसकी ओर एक्साइटेड होकर शोर मचाते हैं जैसे ही वह कॉलिसियम में प्रवेश करता है। होस्ट उस आदमी से कहता है कि वह प्लेस छोड़ दे और दामन को मेन मैच के लिए प्रस्तुत करता है। वह सिर्फ 17 साल का है जब वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करता है और अगले 3 महीनों में सभी को हराकर स्वॉर्ड जीनियस का टाइटल हासिल करता है। फिर उसका ओपोनेंट अरीना में प्रवेश करता है, जो एक रोरिंग ट्रॉल है जो उसकी ओर दौड़ता है। हमारे लड़के को एक रियल ट्रॉल देखकर डर लगता है और गार्डन भी विरोध करता है, क्योंकि वह सोचता है कि वे किसी इंसान को ट्रॉल को खिलाने वाले हैं। इसी बीच निचली मंजिल पर उग्र ट्रॉल क्रोधित होकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डामन हर अटैक को बड़े आराम से डॉज करता है। डामन, जो जानबूझकर उस मॉन्स्टर पर ध्यान दे रहा है, अपनी सोर्ड निकालता है और एक स्विफ्ट मोशन से उसे 2 भागों में काट देता है। स्पेक्टेटर्स उसकी इस एक्ट पर ऑ में चुप हो जाते हैं। इस बीच हमारा हीरो सोचता है कि यह गाय जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक नोटोरियस है। फिर उसे यह रियलाइजेशन होता है कि यह एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वह नॉवेल का मेन कैरेक्टर है जिसे सोर्ड जीनियस कहा जाता है और जो हिस्ट्री के मोस्ट लेजेंडरी सोर्ड्समैन का राइवल है। वह फिर गार्डन से कहता है कि वह उसका पीछा करें और आगे बढ़ता है। कुछ टाइम बाद उन्हें एक बल्कि मैन द्वारा रोका जाता है जो उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन जैसे ही हमारे क्राउन प्रिंस ने अपनी मुट्ठी में एक ब्रिक ऑफ गोल्ड दिखाई, वह मैन उन्हें जाने देता है। अंदर बैठे व्यक्ति से हमारा लड़का डर को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। वह कॉन्फिडेंटली अपनी पेन किलर्स की बोतल उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे ये चीप पेन किलर्स लेने के लिए कह रहा है। दमन फिर पूछता है कि वह वहां क्या करने आया है या क्या वह उसे मेडिसिन बेचने आया है। वह जवाब देता है स्पष्ट रूप से कि ऐसा कुछ है। दमन फिर उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह अब उनसे बोर्ड हो चुका है। फिर भी हमारे लड़के ने कहा कि ये चीप मेडिसिन उसकी पेन की समस्याओं का इलाज नहीं कर सकती। वह अपना ट्रीटमेंट करने के बारे में बताते हुए बताता है कि उसे बैक में एक कांस्टेंट पेन महसूस हो रहा है। वह डामन से यह भी पूछता है कि क्या उसकी शोल्डर्स और नेक नम महसूस होती हैं। डामन उसकी आंखों में सस्पिशियस लुक देखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जानकारी सिर्फ उसे ही हो सकती है। फिर वह अपना इलाज शुरू करने की प्रक्रिया समझाता है। दमन तब चुपचाप उसकी बातों को सुनता है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दो।